नमस्कार साथियों, एमपी एग्ज़ाम फाइटर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको सबको विदित है कि हम हिंदी वर्ग 1 हिंदी साहित्य को कवर कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम हिंदी का पार्ट 5 आपके सामने लाए हैं। अभी तक हमने हिंदी भाषा और उसके विकास के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने 4 पार्टों में कई चीज़ों को पढ़ा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए हिंदी भाषा और उसका विकास हम कंप्लीट करेंगे पूरा। कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, चाहे बेशक कितने ही पार्ट बने और कितने ही वीडियो बन जाएं, लेकिन आपके लिए हर चीज़ वो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह ज़रूर कवर की जाएगी। और साथियों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अभी वर्ग 1 हिंदी साहित्य से पोस्टेड हूँ। अभी मेरा हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें और जिससे जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है आप भी उसी तरीके से पढ़ें और चीज़ों को समझें। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसको मैं सरसरी तौर से आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा उसके विकास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का उद्भव के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो काव्य भाषा का रूप है, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास पढ़ा था। ठीक है साथियों। फिर हमने पढ़ा था काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास हमने पढ़ लिया था। इसी के बाद हमने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास आज हमें पढ़ना है। तो आप जैसा समझ रहे हैं कि काव्य भाषा जो है उसमें हमें जो हमारी बोली यूज होती हैं उनको पढ़ना है। अभी हमने जो बोली पढ़ ली है उसी के क्रम में अब हम खड़ी बोली का उदय और विकास पढ़ेंगे आज। तो खड़ी बोली और का संबंध जिन जिन चीज़ों से है, मतलब खड़ी बोली काव्य भाषा में कहाँ पर प्रयोग की गई है और उनके प्रमुख लेखक कौन हैं, किन लेखकों ने खड़ी बोली का अपनी काव्य भाषा में प्रयोग किया है, आज हमें यह पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें हम खड़ी भाषा में जिन्होंने प्रयोग किया है उन लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना चंद छंद क्या है दोस्तों? चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है। इसमें ये जो बताया गया है कि जो खड़ी बोली है वो गद्य की सबसे पहली रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा है। जो अकबर के दरबारी कवि, अकबर का कौन था? दरबारी कवि था गंग की क्या थी? रचना थी। तो हमसे साथियों पूछा जा सकता है कि जो कवि गंग हैं उनकी रचना का नाम बताइए। तो उनकी रचना का नाम क्या है? चंद छंद वर्णन। ओके। अब इसका रचना काल भी पूछा जा सकता है कि इसका रचना काल क्या है। तो इसका रचना काल हमारा हो जाता है 1570 ईस्वी। क्या हो जाता है साथियों? 1570 ईस्वी। तो हमने पढ़ा कि गंग जो हैं दरबारी कवि किसके थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो अकबर का दरबारी कवि कौन था? गंग। इसकी रचना कौन सी थी? चंद छंद वर्णन। इसका रचना काल कितना था? 1570। ठीक है। अब इसी में और हमें देखना है कि खड़ी बोली में किन किन लेखकों ने खड़ी बोली का अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हैं मुंशी सदा सुखलाल।
मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है सुख सागर। सुख सागर। ईसा अल्लाह खां, सबसे इम्पोर्टेंट, इनका तो पूछा ही जाता है। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। इसी के बाद सदल मिश्र जी जो हैं उनकी रचना का नाम क्या हो गया? नासिकेतोख्यान। ठीक है, तो ये जो चार हमें रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम दे दिए, इनको हमको याद रखना है। इसी के बाद और हम देख लेते हैं कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो कुछ चीज़ें देखिए, आपको सारी चीज़ नहीं पढ़ना है, काफ़ी विस्तृत हिंदी का सिलेबस है जिसको 2 महीने में कंप्लीट करना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से नोट्स को भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया कि जो खड़ी बोली है उनके जो रचना और उनकी रचनाकार के नाम पढ़ लिए। अब इसी के आगे हम और चीज़ें देख लेते हैं कि जो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो जो भारतेंदु जी थे उनका भी खड़ी बोली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य के जनक कहा जाता है। हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए हिंदी गद्य का जनक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है भारतेंदु। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद और चीज़ें हम देख लेते हैं। अब अमीर खुसरो की खड़ी बोली किस प्रकार थी? तो अमीर खुसरो ने क्या है, काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही खड़ी बोली को अपना लिया था। जो अमीर खुसरो साहब थे इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, इनका और हमें कुछ इसमें पंक्तियाँ भी दी गई हैं कि जो पंक्तियाँ हैं उनके रचयिता के नाम भी पूछे जाएंगे। लगभग आपको 100 से 200 पंक्तियाँ तो याद करनी ही हैं। जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ उनको याद करनी है, उनके रचयिताओं के नाम पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एकन गिरे। यह किसने कहा है? आकाश जी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद में द्विवेदी योगीन खड़ी बोली है। द्विवेदी योगीन खड़ी बोली में भी जो ब्रजभाषा अवधि छाई रही, यहाँ तक कि आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा प्रतिष्ठित रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। तो महावीर प्रसाद जी जो हैं उनके प्रयास से क्या हुआ कि काव्य में खड़ी भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा। पहले हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अत्यधिक हो रहा था, लेकिन द्विवेदी जी के प्रयासों से खड़ी बोली को भी अपनाने जाने लगा काव्य में। ठीक है दोस्तों, आपको मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी के बाद हमें कुछ चीज़ें और देख लेनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, वह हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब द्विवेदी युग के हमें अगर हमसे पूछा जाता है चलिए द्विवेदी युग के अन्य कवि कौन कौन से हैं, तो द्विवेदी युग के हमको कवि पढ़ लेना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, द्विवेदी के एक प्रमुख कवि हैं। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में लिखते थे, किंतु द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखने लगे। ठीक है, देखो है कि नहीं प्रभाव द्विवेदी जी का। इसी प्रकार श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा, देहरादून भारत गीत, बनष्टका की रचना खड़ी बोली में की, जिसमें ब्रजभाषा का भी प्रभाव है। तो सारी चीज़ों का मिक्सचर चलता रहा है। ठीक है, इसी के बाद में हमको देखना है और कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो आपको आते हुए भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, उनको रिवाइज नहीं करेंगे। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। कब किया है? सन 1903 में किया है। ठीक है, इसको सन को याद रखना है। इसी के बाद 1903 से 1920 ईस्वी तक किया है। ये पत्रिका का क्या है? संपादन कराए हैं इनने। पत्रिका को क्या है? निकाला है। जैसे अभी न्यूज़पेपर निकलता है, ऐसे ही कोई पत्रिका भी निकलती है। तो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो संपादन किया, कब से कब तक किया? 1903 से 1920 ईस्वी तक किया। और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसका परिमार्जन करने में इन्होंने क्या है? अपना बहुत ही प्रयास किया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ और हम चीजें देख लेते हैं और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो भी हम इनकी देख लेते हैं। तो इन्होंने काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी जैसी खड़ी बोली काव्य की रचनाएं भी दी हैं। ये आपकी जो बोलियां हैं, ये जो आपकी इनकी रचनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो उनकी और उदाहरण भी देख लेते हैं। पंक्तियां भी याद रखनी है आपको। तो इन्हीं की एक पंक्ति है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यह पंक्ति किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। ठीक है साथियों, अब इसी के बाद द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके लिखे काव्य में ग्रंथों में प्रिय प्रवास, हमसे पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास किसका है, तो इनका भी बहुत स्थान है। हरिओद भी बोलते हैं, अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिओद इनका पूरा नाम है। इनकी रचना जो है वो, इनकी रचना कौन सी है? इनकी जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। ठीक है साथियों, तथा बेदही वनवास खड़ी बोली में लिखी गई। इनकी दो रचनाएं हो गई और इनके सन भी दिए गए हैं। प्रिय प्रवास की रचना कब की गई? 1914 ईस्वी में की गई। और इसी के साथ में बेदही वनवास की रचना 1940 ईस्वी में की गई है साथियों। अब ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है, ये आती है, कई बार आती है ये पंक्ति। तो ये पंक्ति है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल नदी डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकूं हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अगर ये पंक्ति आपके सामने आ जाती है तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा प्रिय प्रवास हरिओद जी। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल ही पढ़ाई जाएंगी। और देख लेते हैं पंक्ति, प्रिय प्रवास की पंक्ति और भी है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के बाद हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुएस की कलमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उम्दा पंक्तियां हैं। उन्होंने इसकी रचना कई सालों पहले कर दी, जो आज हमारे वर्तमान में हो रहा है। साथियों, इनकी दूरदृष्टि बहुत ही विचित्र थी, बहुत ही आगे की सोच रखने वाले सभी कवि हैं ये लोग। इसी के बाद में अगर हम देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का दूसरा महाकाव्य, मैथिली शरण जी का दूसरा महाकाव्य कौन था? साकेत। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये खड़ी बोली में लिखा गया है, इनका मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, इसका नाम है साकेत। इसको भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में खड़ी बोली के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि खड़ी बोली का साहित्य के विकास में क्या योगदान है, और उसकी रचना और उसके रचना काल के नाम और उसकी रचनाओं के नाम हम देख रहे हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं कि छायावाद काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली, छायावादी कवि या द्विवेदी युग बोल सकते हैं उसको हम।
तो द्विवेदी युग के उपरांत छायावादी काव्य का प्रभाव हुआ। ठीक है, छायावादी काव्य का प्रभाव हुआ। ब्रजभाषाई कविता समाप्त हो गई। छायावादी कवि चतुष्ट प्रसाद, पंत निराला और महादेवी ने खड़ी बोलों को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया। तो छायावादी कवि में पंत निराला और महादेवी जी आते हैं। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया है साथियों। अब इन्होंने जो रचना की हैं उसमें कोमलता, मृदुता और मधुरता का समावेश रहा है। पंत जी की एक पंक्ति दी गई है कि मृदु में भेद भेद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की है। इसी के साथ हमें बताया गया है कि जयप्रसाद जी की हमको रचना दी गई है कामायनी। जयप्रसाद जी ने एक जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम है कामायनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक करते जा रहे हैं, उनको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है वो करिए। ठीक है, इसी के साथ में प्रसाद जी की भी रचना दी है। नील प्रदान बीज सुकुमार, कुल राम मृदु अधकुल अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आपको ये याद रखनी है सब चीज़ें। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उनको तो याद करना ही, बाकी चीज़ों को आपको छोड़ना है। ठीक है, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ा मैं उसी को चीज़ को रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो छूटेगी नहीं। ठीक है साथियों, चलिए, तो आज हमने हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ है उसमें खड़ी बोली का उदय और पढ़ लिया है कि किन किन रचनाकारों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, और उनकी रचनाओं के नाम हमने पढ़ लिए। तो इनको आपको साथियों याद रखना है। अब इसी के आगे अब हिंदी भाषा का हम विकास पढ़ रहे हैं। इसी के बाद हम मानक हिंदी और उनका रूपांतरण पढ़ेंगे, और कुछ 2-3 ही पार्ट में हिंदी भाषा और विकास हमारा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 250 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे, जिससे आपका जो हमने तैयारी की है हिंदी भाषा और विकास की, वो आपकी 100% हो जाएगी। ठीक है साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और क्या चाहिए। कम से कम मुझे पता तो लगे कि मेरा जो वीडियो है वो पहुंच भी रहा है कि नहीं, जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है। जो भी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं 10, 20, 50 जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, वो मुझे पता तो लगे कि मेरे साथियों तक जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, उनके पास पहुंच भी रहे हैं कि नहीं। तो साथियों, अगर किसी एक साथी पर भी पहुंचता है तो वो ज़रूर बताए कि हाँ सर, हमारे पास आपका वीडियो आ रहा है, आप निरंतर इसी तरह हमें गाइडेंस करते रहिए, या फिर जो भी मेरी कमी है उसको आप ज़रूर बताएं और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।